बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम अपना लेक्चर नंबर 9 जो है वो सेकेंड ईयर का स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम जो चीज़ें स्टडी करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, हाइड्रेशन एनर्जी एंड सिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट। First of all, we will learn about the topic of electrical conductance. So, we can define it: the ability of metal to conduct electricity due to the presence of relatively loose या फिर free electron in the outermost shell of the element and ease of their movement in the solid lattice. यानी हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये होती क्या है। फर्ज करें कि ये हमारे पास अगर एक मेटल का लेटस है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय लेटस। लेटस जो है वो उसमें डिफरेंट एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं किसी भी मेटल के। तो ये जो रेड कलर के सिंबल से इंडिकेट किए गए हैं ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एटम के इर्द गिर्द, ये क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन्स है। तो कहते हैं कि जो मेटल के अंदर जो एटम होते हैं ये ऐसा नहीं होता कि ये बहुत ही टाइटली बाउंड है, बल्कि ये भी पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ इसके पास चला जाए, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, घूमता हुआ इधर आ जाए, इधर आ जाए। इट मीन ये जो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट है इनको हम बोलते हैं इन केस ऑफ मेटल के लिए लूज या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हमेशा कंडक्टेंस जो होती है वो तीन चीजों की वजह से पॉसिबल होती है, या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर उसके अंदर आयंस मौजूद होते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है वो किसी भी सोल्यूशन में मौजूद हो तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। मेटल के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की वजह से जो करंट राइज होता है उसको हम बोलते हैं फॉर मेटल्स के लिए उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि किसी भी मेटल की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। क्यों कंडक्ट कर सके? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूज या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी ये रेड कलर के क्या है, इनके लूज या फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि इन तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं, और ये मूवमेंट कर रहे हैं किसके अंदर, इनके सॉलिड लेटस में। कि इस लेटस के अंदर जो है वो नंबर ऑफ आइंस या नंबर ऑफ मेटल एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, और उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट हो रही है। इससे क्या चीज राइज हो रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का अगर हम बिहेवियर चेक करें तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फॉर ग्रुप फर्स्ट ए मेटल एंड ग्रुप सेकंड ए मेटल के लिए जनरली इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये तो खैर आपके पास पोर्शन किसका है ये पोर्शन जो है वो आपके पास ट्रांजिशन मेटल का है। लेकिन अगर आप ग्रुप फर्स्ट है जो इसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे है, जिसमें लिथियम, सोडियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम के एटम्स आते हैं, उन ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेकंड है की अगर आप बात करें तो उनमें टॉप टू बॉटम यानी जो नीचे वाले एटम्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू दियर टॉप मेंबर्स। उसकी रीजन क्या है कि जितने जैसे हम ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं तो मेटल का साइज जो है वो बढ़ता है। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा नहीं रहता। इट मीन वो ज्यादा लूजली अटैच हो जाते हैं मेटल के साथ, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट ज्यादा इजीली पॉसिबल होती है। दैट्स व्हाई उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो ट्रेंड है, ये जो हमने सेट किया है ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के लिए, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम द इंडिविजुअल वेरिएशन इन डिफरेंट एटम्स। के ये हम एक पर्टिकुलर असाइन नहीं कर सकते, बल्कि इसमें किसी न किसी एटम में कोई सडन या एबनॉर्मल बिहेवियर भी आ सकता है कि मे बी किसी नीचे वाले एटम का कम हो जाए। तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू के लिए हमारे पास कोई फाइनल एंड फुल फ्लैश्ड जो है वो क्राइटेरिया नहीं है। इंडिविजुअल वेरिएशंस जो हैं वो हर जगह पर पॉसिबल हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेटल ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ब्लू कलर की जितनी भी मेटल्स हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल में ये आपने पढ़ा था कि इनकी जब हम नंबरिंग करते हैं तो ये जिसको मैंने रेड कलर के सर्कल से हाईलाइट किया है, इट इज नोन एज द ग्रुप फर्स्ट बी। और ग्रुप फर्स्ट बी में जितने भी मेटल्स हैं दे आर ऑल नोन एज कॉइनिश मेटल्स। यानी क्यों, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और ये तीनों जो है इन तीनों को हम मोस्टली अंडरस्टैंड करते हैं
कि इन तीनों को जो है वो हम कॉइनेज मेटल में रखते हैं और कॉइनेज मेटल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वैल्यूज होती हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। इसलिए आपने नोट किया होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर से जो मोस्टली वायर्स आती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कॉपर वायर्स होती हैं, या सॉरी वो एल्यूमिनियम की होती हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो है वो कॉपर वायर्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि इनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, यानी ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। इनमें बिजली का लॉस जो है वो ज्यादा नहीं होता, रेजिस्टेंस जो है वो एटम्स को ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ती। एज ए रिजल्ट इनके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। उसके बाद अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स अब कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे एग्जिस्ट करते हैं। और ये जिनके टॉप मेंबर्स होते हैं जिनमें मोस्टली ग्रुप 6 ये ऑक्सीजन वाला और ग्रुप 7 जो कि हमारे पास हेलोजेंस वाला है। और क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स में आपने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रिकली जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी इनकी कंडक्टेंस इतनी अच्छी नहीं होती। अब क्यों ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते जैसा कि मेटल्स में होते हैं, कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल के वो लूजली अटैच होते हैं, वो आसानी के साथ मूव ऑन कर सकते हैं पूरे लेटेस्ट में। जबकि ये सारी सिचुएशन जो है वो नॉन मेटल्स के लिए पॉसिबल नहीं होती, तो इनके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। उसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं ये जो है हमारे पास ये सारे का सारा, ये जिसको हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, लाइट स्काई ब्लू से, तो उनके लिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो इनकी चेंज होती हैं। वेरी का मतलब होता है चेंज होती हैं, सो एब्रप्टली यानी इतनी सडनली, इतने अचानक से, दैट नो जनरल ट्रेंड कैन बी असाइन टू देम। यानी किसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूरे ट्रांजिशन मेटल्स की, के ट्रांजिशन मेटल्स के लिए जो है वो हम कोई भी जनरल ट्रेंड सेट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि इनका कैसा बिहेवियर होगा, कि आया ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, या टॉप टू बॉटम आएंगे तो इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। तो इन मेंबर्स के लिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का कोई भी बिहेवियर सेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ग्रुप फोर्थ की जानिब आए तो ये आपने पढ़ा है, ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड, थर्ड एंड ये ग्रुप फोर्थ, ये कार्बन वाला ग्रुप है, ठीक है। इनके अगर आप लोअर मेंबर आए तो लोअर मेंबर कौन से हैं बच्चों, टिन है, और नेक्स्ट मेंबर कौन सा है, इसका लेड है। तो कहते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप टॉप टू बॉटम आए तो इन मेंबर्स में नीचे की जानिब मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है, यानी टिन एंड लेड जो है दे शो दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक नेचर, while silicon and germanium show semi metals, while carbon is a completely non metals। तो नॉन मेटल और मेटालॉइड्स में कंडक्टेंस अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनके लोअर मेंबर्स की बात करें जिनमें टिन और लेड हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की जाने मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है, तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होने से उनमें नंबर ऑफ लूजली इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अब वो कहते हैं कि इन दोनों मेंबर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को अगर आप कंपेयर करते हैं ग्रुप फर्स्ट के काउंटर मेंबर्स के साथ, यानी ये इनके काउंटर पार्ट है, टिन का काउंटर पार्ट क्या है, रुबीडियम है। इसी तरह जो लेड है इसका हमारे पास जो है वो नीचे मेंबर कौन सा है, सीजियम है, ठीक है। तो इनकी जो है वो काउंटर पार्ट के साथ, यानी इसकी कंडक्टेंस इसके कंपेरेबल होगी, और जो लेड होगा इसकी कंडक्टेंस जो है वो सीजियम के साथ कंपेरेबल होगी। तो हमने क्या कहा, एंड देयर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे आर कंपेरेबल विद दोज ऑफ देयर काउंटर पार्ट इन ग्रुप फर्स्ट ए। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर होगी होंगी। उसके बाद बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल जो है वो पेपर में आ जाता है, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। और क्वेश्चन ये है कि व्हाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर व्हाइल ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ऐसा क्यों होता है कि डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर है और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। डायमंड जो है वो आपको पता है, ये यूजुअली आप लोगों ने नोट किया होगा कि इसको आप उर्दू में हीरा बोलते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो है वो बेसिकली जो आपकी कार्बन पेंसिल्स होती हैं उनका जो सिक्का होता है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों जो हैं वो एक ही एलिमेंट के एलोट्रॉप्स हैं, दैट इज अ कार्बन। कार्बन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वन फॉर्म इज नोन एज द डायमंड एंड अदर फॉर्म इज नोन एज द ग्रेफाइट। तो क्यों ऐसा है कि डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर है जबकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। तो इसकी डायग्राम जो है वो आपके लिए मैंने थोड़ी सी पेंसिल पे ड्रॉ की है।
तो अगर आप देखें तो हमें ये पता है कि चूंकि ये अगर ग्रेफाइट का एटम हो फॉर एग्जांपल, तो ग्रेफाइट में मेन जो एलिमेंट है वो कौन सा काउंट होगा, दैट इज कार्बन। तो कार्बन के अंदर आप जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो करता क्या है ग्रेफाइट के अपने 4 में से 3 इलेक्ट्रॉनों की तो बॉन्डिंग कर लेता है। यानी क्या होता है कि ग्रेफाइट जो है वो अपने 4 में से 3 इलेक्ट्रॉनों को तो बॉन्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेता है, but one electron will be free। इन द सेम केस जो है वो इसका सेकंड एटम के साथ पॉसिबल होगा। कि होता है क्या है कि जब ये ग्रेफाइट का एटम बॉन्डिंग करता है तो वो फर्दर एटम के साथ तो बॉन्डिंग कर लेगा, यानी 4 में से 3 एटम के साथ तो बॉन्डिंग हो जाएगी, बट फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सिचुएशन डायमंड के केस में पॉसिबल नहीं है। अब डायमंड में होता क्या है कि डायमंड के अंदर जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो चारों के चारों बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसका एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता। इसी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो इसका हार्ड होता है, एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ए डायमंड। तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में नॉन कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसकी तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन तमाम कितने होते हैं, टोटल 4 है, और वो चारों के चारों टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट में बाउंड होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली। दैट्स वाई जब भी कोई किसी एटम की इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव ना करें तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर। लेकिन अगर आप ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो फेयरली या गुड कंडक्टर है, क्योंकि इसकी 4 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, वो रिलेटिवली फ्री है और आसानी के साथ मूव कर सकता है। तो यहाँ पे भी आप इसकी डायग्राम में अगर आप देखें तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, ये कार्बन का अगर एटम है, ये सेकंड कार्बन का एटम है, ये थर्ड है, ये फोर्थ वन है। तो एक कार्बन के एटम ने बॉन्डिंग कितनी की, 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर आप इधर ग्रेफाइट की जानिब आए तो आपको यहाँ से आइडिया होगा कि अगर ये ग्रेफाइट का एक एटम है तो इसकी बॉन्डिंग कितने एटम के साथ हो रही है, 1 2 एंड 3। फोर्थ बॉन्ड नहीं है इसका, ठीक है। तो इट मीन वो फोर्थ बॉन्ड क्या है, उसने यूज ही नहीं किया फॉर मेक अ बॉन्ड। एज ए रिजल्ट इसका फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री है दैट्स वाई वो आसानी से इस पूरे लेटस में जो है वो मूव ऑन कर सकता है। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वैल्यूज विल बी ग्रेटर फॉर ग्रेफाइट एज कंपेयर टू डायमंड। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम चलते हैं उसकी जानिब, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये वो एनर्जी की अमाउंट होती है जो कि एब्जॉर्ब या इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है रिलीज होना या खारिज होना, जब भी 1 मोल ऑफ गैसियस साइन जो है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और वाटर में डिसॉल्व होके इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन देते हैं। अब इसकी क्लियरेंस जो है वो आपको समझाने के लिए पहले आप इस डायग्राम की तरफ देखें। तो हम ये कहते हैं कि फर्ज किया कि ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। और नमक जो है वो आयंस की फॉर्म में सेपरेट हो चुका है, दैट इज सोडियम आयन एज वेल एज क्लोराइड आयन। तो वाटर क्या करेगा, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल कैरी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ NaCl. As a result, sodium will be attracted toward the negative end of this water molecule, while chloride ion will be attracted toward the positive end of this molecule. So यहाँ पे होता क्या है कि जो opposite end वाली आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के जो opposite poles होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी अट्रैक्शन से जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर अराइज होता है कि जिसमें अगर ये हमारे पास Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो रेड कलर का यहाँ पे सिंबल है ये क्या है, ऑक्सीजन है, ओ नेगेटिव आयन की साइड है। तो इस तरह से ये पूरे इसको अपनी जानिब घेर लेगा, और इसको हम बोलते हैं कि इस टाइम जब ये इसको घेरता है तो इस टाइम पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हाइड्रेशन एनर्जी में 1 मोल ऑफ गैसियस आयन वाटर में डिजॉल्व हुए थे, यानी ये अगर आयंस हो और इनका अगर आप 1 मोल ले लें, ये 1 मोल ऑफ गैसियस आयन हो, इनको आप वाटर में डिजॉल्व करें तो वाटर में डिजॉल्व करने पर ये जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अब यहाँ पे एक और वर्ड है, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि हो क्या कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जब 1 मोल ऑफ गैसियस आयन वाटर में डिजॉल्व होके क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन इनफाइनाइट फॉर्म में बनाते हैं।
अब इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं है, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो आपके लिए ऐड किया है, क्योंकि फिर बहुत से बच्चे जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है ये वो स्टेट ऑफ डाइल्यूशन है जिसके अंदर अगर आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करें तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए। फर्ज किया कि आपने नमक को वाटर में ऐड किया हुआ है, ठीक है, आप मजीद उसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप वाटर के ऐड करने पर NaCl की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी वो मैक्सिमम सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट स्टेट में जा चुका होगा, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन। और ये जो है वो केमिस्ट्री में हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू स्टडी हाउ सब्सटेंस आर डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल जो है वो एक दी गई है आपके लिए कि जब भी पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, तो आपने इसकी डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है, और उसके साथ ये जो H पॉजिटिव आयन की एग्जांपल है आपकी बुक में, और इसकी ये वैल्यू है, ये यहाँ पे स्मॉल h जो है वो हाइड्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज 1075 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जब भी 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन आयन वाटर में डिजोल्व होंगे, तो वाटर में डिजोल्व होके क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन के बनने पर सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इससे जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इससे रिलीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंगल वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पे क्लोराइड आयन मौजूद हो या Na पॉजिटिव आयन मौजूद हो, तो क्लोराइड आयन क्या करेगा? इस वाटर के इस पॉजिटिव आयन को इस तरह अट्रैक्ट कर लेगा, और Na पॉजिटिव क्या करेगा? वाटर के ओ नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, और फाइनल जो है वो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, और Cl नेगेटिव जो है वो इस फॉर्म में इस तरह से ये एग्जिस्ट करेगा। यानी इट मीन ये आयंस जो है वो अपने आप को सराउंड कर रहे हैं वाटर के ऑपोजिट एंड के साथ। तो जब ये वाटर के ऑपोजिट एंड के साथ सराउंड करते हैं, तो एट दैट टाइम जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है वो हम चेक करते हैं कि आया ये पीरियड और ग्रुप में टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो इसको देखने से पहले आपने सबसे पहले एक फैक्टर याद करना है जिसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है इट इज हाईली डिपेंड अपॉन चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द आयन। अब चार्ज टू साइज रेशियो क्या होता है? ठीक है, चार्ज टू साइज रेशियो को हम चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, और चार्ज डेंसिटी हमेशा किसके इक्वल होती है? चार्ज टू साइज रेशियो के। इट मीन साइज जो है वो इस स्लैश के, जिसको आप बटा की सिंबल बोलते हैं, इसके नीचे आ रहा है। तो अगर आपने बिहेवियर चेक करना हो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एटम एंड चार्ज डेंसिटी, तो आपको यहाँ से आइडिया होगा कि चार्ज डेंसिटी और जो एटम का साइज है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इट मीन अगर किसी एटम का साइज ग्रेटर होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, अगर एटम का साइज जो है वो स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि साइज और चार्ज डेंसिटी जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इट मीन ग्रेटर द साइज स्मॉलर विल बी द चार्ज डेंसिटी। तो फाइनली हमें क्या पता चला कि अगर किसी कंपाउंड के लिए चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट चार्ज डेंसिटी जो है वो साइज ऑफ द एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें यहाँ से किस चीज का आइडिया हो रहा है कि एटम का साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी कम होगी, और अगर चार्ज डेंसिटी कम हो तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, और अगर एटम का साइज कम हो जाए तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। चार्ज डेंसिटी के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए एक ट्रेंड जो है वो मैंने ड्रॉ किया है कि आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के ये मेंबर्स हैं, अगर आप टॉप टू बॉटम आए तो टॉप टू बॉटम आने पर यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि इसमें एटम का साइज बढ़ रहा है, और एटम का साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। तो ये भी आपको बताया, सेम यही ट्रेंड जो है वो अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे कि एटम का साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इट मीन हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। लेकिन अगर आप पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव ऑन होने पर आपने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जब एटम का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी, और इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप गिवन सेट ऑफ आयन की बात करें, फॉर एग्जांपल ग्रुप फर्स्ट के लिए, तो चार्ज टू साइज रेशियो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते हैं, और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है उसी फैशन में। ठीक है,
जैसे यहाँ पे जो है वो वैल्यूज डिस्कस की गई हैं हाइड्रेशन एनर्जी की फॉर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब पोटाशियम तक के जो मेंबर्स हैं तीनों ये एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है ये सिर्फ एनर्जी के रिलीज होने को शो कर रहा है। बाकी जो वैल्यूज हैं आपको ये यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि लिथियम की वैल्यू मैक्सिमम है और पोटाशियम के लिए वैल्यू मिनिमम है, दैट इज 304। यहाँ माइनस सिंबल जो है वो जस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी एनर्जी के रिलीज होने को। ठीक है, इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो वहां पे इंक्रीज होगी और अगर चार्ज टू साइज रेशियो बढ़ेगी तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। और ये डिफरेंट ट्रेंड्स जो है वो आप ग्रुप सेकंड के लिए और हैलोजेंस के लिए देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये वैल्यूज याद करने की जरूरत है, तो बच्चे इन वैल्यूज को याद नहीं करना, बस आप देख लें एक दफा तो ये इनफ है आपके लिए। उसके बाद कल एक बच्ची ने क्वेश्चन ये पूछा कि ये जो आपने टॉपिक पढ़ाया था एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का, जिसमें Na पॉजिटिव और सोडियम का साइज था, तो वो बता रही थी बच्ची की बुक में वो वैल्यूज चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ बुक में Na पॉजिटिव आयन के लिए वैल्यू दी गई थी 102 पिकोमीटर, तो बच्चों वो वैल्यू जो है वो बुक में गलत है, उसकी आप करेक्शन कर लीजिएगा। उसकी कंफर्म वैल्यू जो है वो सोडियम आयन के लिए 95 पिकोमीटर है और सोडियम एटम के लिए जो है वो 186 पिकोमीटर है। ठीक है, उसके बाद कल ही एक और बच्ची ने क्वेश्चन किया कि मैम काइंडली ये बता दें कि क्यों हम कहते हैं कि ग्रुप में ग्रुप नंबर जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होता है। तो मुझे अभी तक उस क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही कि आप पूछना क्या चाह रही हैं कि सिंपल हमने एक ट्रेंड सेट किया हुआ है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में मौजूद है, अगर उसके नंबर ऑफ वैलेंस शेल जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं, तो वो जो है वो उसकी ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है तो कार्बन के बच्चे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्रुप नंबर 4 है। तो आप पूछना क्या चाह रही हैं, मुझे स्टिल अभी तक कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपको नहीं आंसर कर पा रही हूँ। तो अगर आपको माइंड में आप क्लियर कर सकती हैं तो बच्चे आप कोशिश किया करें, कमेंट सेक्शन में आके जो है वो डिस्कस कर लिया करें, तो वहां पे मेरे लिए जरा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हमने अपना आज थर्ड वन टॉपिक दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिस्कस करनी है। तो बच्चों आपकी बुक में ये जो टॉपिक है वो 3 एलिमेंट्स 3 ग्रुप्स के साथ है, जिसमें ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फोर्थ एंड ग्रुप सेवंथ है। तो आपको कोशिश करें ये जो पॉइंट्स मैंने जैसे लिखे हुए हैं आप एज इट इज अपनी कॉपीज पर जो है वो उसको नोट डाउन कर लें। बुक में जो है ये बहुत ज्यादा मर्ज फॉर्म में है और एग्जांपल्स आपको इस तरह से क्लियर करके नहीं दी गई, तो आप इसको पॉइंट्स की सूरत में यहाँ से तैयार कर लीजिएगा तो ये ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि हाइड्रोजन में और ग्रुप फर्स्ट में क्या रिजेम्बलेंस है, कि ऐसी वो कौन सी खसूसियात हैं जो कि हाइड्रोजन की ग्रुप फर्स्ट से मिलती हैं और इसकी बुनियाद पे इसको हमने ग्रुप फर्स्ट के साथ अरेंज किया है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों को अगर आप चेक करें तो इन दोनों में टेंडेंसी होती है किसके साथ कंबाइन होने की, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसको आप ग्रुप 7 के मेंबर्स बोलते हैं, जो कि हैलोजेंस में आते हैं। तो हाइड्रोजन या तमाम अल्कली मेटल इनके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। इसी तरह जो है वो अल्कली मेटल में टेंडेंसी होती है कि इनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में, जिसकी वजह से इसको ये आसानी से लूज करके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच पॉजिटिव आयन में। इन द सेम वे सोडियम में भी टेंडेंसी होती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव आयन में। उसके बाद जो है वो थर्ड वन हमारे पास प्रॉपर्टी है कि बिल्कुल अल्कली मेटल्स की ही तरह हाइड्रोजन भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इनके चार्ज को मैं ऊपर नहीं लिख पा रही हूँ, तो आपने कोशिश ये करनी है कि पॉजिटिव चार्ज को ऐसे सोडियम के ऊपर डालना है और नेगेटिव आयन को साथ नहीं बल्कि इसके ऊपर लिखना है। इसी तरह ये जो वैलेंसी है +2 ये इसके साथ नहीं बल्कि इसके ऊपर लिखनी है। ये यहाँ पे जरा थोड़ा सा डालते हुए इशू आ रहा था इसलिए मुझसे नहीं हैंडल हो पाया। तो आप लोगों ने इसकी वैलेंसी को जो ये चार्जेस के साथ है इसको आपने इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है आयनिक कंपाउंड बनाने की बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वाटर में जाने पर क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। यानी आयनिक कंपाउंड को आपने पढ़ा है कि वाटर में डालेंगे तो सिंपली अपने आयंस आयंस में कन्वर्ट हो जाता है।
इसी तरह जो है वो इसकी फोर्थ वन प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम NS1 यानी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 के साथ लिखी जाती है। तो अगर आप लिथियम की लिखेंगे तो 1s1 2s1, इसी तरह हाइड्रोजन की आप लिखेंगे तो सिंपल 1s1 लिखेंगे जैसे यहाँ लिखी हुई है। सोडियम के लिए भी अगर आप ड्रा करेंगे तो ये S1 यानी इट मीन सब एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, S सबशेल में जा रहा है। दैट्स वाई जो है वो हम इसको किस में रख रहे हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ। तो ये चारों पॉइंट्स आपने ऐसे ही लिखने हैं और ऐसे ही तैयार करने हैं। तो इस टॉपिक को आप बुक से मत तैयार करें, सिर्फ ये वाला टॉपिक है सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन का, बाकी चीजें आप एज इट इज बुक से तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी लास्ट में चीज आती है कि ट्रिक जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है ग्रुप 7 की। तो ग्रुप 7 की ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक ये आपके लिए बनाई है, फ्लोर क्लीनर ब्रोकन। आई आस्ट, फ्लोर के लिए फ्लोरीन, क्लीनर के लिए Cl, ब्रोकन के लिए Br, आई के लिए आयोडीन और आस के लिए एस्टाटीन। तो इनके नेम आपने ऐसे ही रिकॉल करने हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। तो यहाँ तक जो है वो आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक जो है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप बच्चों मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। तो जितना आप पूछेंगे उतना ही आप ज्यादा लर्निंग की तरफ आते हैं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करते तो इसका मतलब है आप लेक्चर अटेंड नहीं करते, ठीक है। तो जो बच्चा लेक्चर अटेंड करता है वही क्वेश्चन करता है। तो बाकी लोगों की मोस्टली ट्राई होती है कि सिर्फ अटेंडेंस लगाएं और जाएं। तो ये आपकी मर्जी है, हमारा फर्ज जो है वो आपको लेक्चर डिलीवर करना। अब आप उसे कितना पिक करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि आप लोग चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लेक्चर से रिलेटेड जो है वो अपना फीडबैक मस्ट दें। तो जब तक आप लेक्चर से रिलेटेड अपना फीडबैक नहीं देंगे, अगर आपको किसी चीज के हवाले से आपको लगता है कि ये चीज इससे ज्यादा बेटर हो सकती है तो आप पॉजिटिव वे में उसकी सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी रिस्पेक्ट का लेवल जो है वो हर पॉइंट पर जरूर होना चाहिए। आफ्टर ऑल जो है वो आप हम जो स्टूडेंट हैं उनको जब तक आप बच्चों रिस्पेक्ट की तरफ नहीं आएंगे, आप अपनी लाइफ में जितने भी ऊंचे मकाम पर चले जाएं, आप मेरा नहीं ख्याल बगैर उस्ताद की दुआओं के किसी ऊंचे मकाम पर जा सकते हो, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि जब आप लर्निंग की तरफ आए, आप जब तक असाजा की बात नहीं मानेंगे, आप उनके कहे के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप लर्निंग नहीं कर सकते। जब आपकी लर्निंग नहीं होगी तो आप लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। तो बस आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक आपका एंड होता है। तो अपना बहुत बच्चों ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।